नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 3 घंटे पूछताछ। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर किया विरोध। दिल्ली में लगे पोस्टर्स में लिखा गया, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। केसला ग्राम के सरपंच पद के लिए ग्राम की किन्नर राधा ने भरा फॉर्म। लोगों की समस्याओं को देख लिया फैसला। सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण दे रहे राधा का साथ। कैदी रंजीत साथी की पेंटिंग के कायल हुए लोग। जेल की दीवारों पर दिख सकती है कलाकारी। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास में बंद है साथी। जबलपुर में हुई 24 लाख की लूट का हुआ खुलासा। शहर की दूसरी सबसे बड़ी थी ये लूट। स्कूटी में सवार 2 युवकों ने छीना था बैग। इंदौर में सड़क हादसे ले रहे लोगों की जान। बाइक से घर लौट रही थी 50 साल की महिला। इलाज के दौरान मौत। मंदिर से घर जा रही थी महिला। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोमानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में 3 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई। खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर निकल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के अफसर ने उसमें 50 से ज्यादा सवाल किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। राहुल सुबह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए थे, जिस पर लिखा था, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। पुलिस ने राहुल गांधी के साथ ईडी ऑफिस जा रहे नेताओं को हिरासत में ले लिया। इनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता शामिल हैं। जांजगीर चांपा में 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा 10 साल का मासूम राहुल जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लगातार 45 घंटे से बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मासूम राहुल खुद भी रेस्क्यू टीम की मदद कर रहा है। एसडीआरएफ की टीम लगातार राहुल को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। रेस्क्यू अभियान में अब गुजरात रोबोटिक टीम की भी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 80 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम फंसा हुआ है और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहुल को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता तुलिकर जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। सुन पा रही हैं? जी तुलिका, सुन पा रही हैं आप मुझे? अभी जी 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और राहुल वहां पे फंसा हुआ है। तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि राहुल अभी किस स्थिति से गुजर रहा होगा, क्योंकि 72 घंटे तक एक ही पोजीशन में बने रहना कितना मुश्किल होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी बाधा बन रही है वो है उसमें चट्टान आ रही है बीच में, जिसे तोड़ने में टाइम लग रहा है। रेस्क्यू टीम को जो है एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार चट्टान को तोड़ने में लगी हुई है। सिर्फ छोटे ड्रिल मशीन से ही तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बड़ी मशीनें वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ी मशीनें अगर यूज करते हैं तो जो वाइब्रेशन है उसके जरिए वो जो है बोरवेल और धंस सकता है, और ये राहुल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। जी तुलिका, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो गुजरात की रोबोटिक टीम की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। तो रोबोटिक टीम की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है? जी, रोबोटिक टीम को प्लान सी के तहत बुलाया गया था। उसमें था कि जो रोबोट है, गुजरात से जो रोबोट बुलाया गया था उसे गड्ढे के अंदर डाल के और रोबोट राहुल को पकड़ के बाहर निकालने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन रोबोट भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो बोरवेल है वो उसका रास्ता थोड़ा सीधा नहीं है और उसके अंदर वो जो रोबोट है वो नहीं घुस पा रहा है और राहुल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से
ये बाधा बन रही है और वो लोग जो प्लान है उसकी कोशिश कर रहे हैं लगातार, उसको भी अगर वो भी सफल हो जाए तो, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो भी कामयाब वो प्लान। जी तुलिका, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो देश में ये पहला केस तो है नहीं, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर शासन प्रशासन की कहाँ पर लापरवाही है, किस वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है? जी, इससे पहले भी जो केसेस आए थे उसके बाद कह दिया गया था, सबको ये निर्देश दे दिया गया था कि जितने भी बोरवेल और इस तरीके जो भी गड्ढे हैं वो खुले ना रखें, उन्हें ढक दिया जाए, लेकिन फिर भी ये लापरवाही की गई है। आपको मैं बता दूं कि ये मतलब व्यक्तिगत लापरवाही करेंगे से, क्योंकि ये किसी शासन या फिर प्रशासन के उसे ये बोरवेल को नहीं खोदा गया था। ये उनके बाड़ी में, राहुल के घर के बाड़ी में ही ये बोरवेल उनके पापा ने खुदवाया था, जिसे ढका नहीं गया था और उसके वजह से ये घटना हो गई। तो ये व्यक्तिगत लापरवाही है उनकी। हालांकि अब इसके बाद, इस घटना के बाद फिर से एक बार निर्देश जारी किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा कि जितनी भी बोरवेल और जितने भी ऐसे गड्ढे हैं उन्हें ढक दिया जाए तुरंत, उन्हें चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर जो भी हो उसे ढक दिया जाए। अब निर्देश तो जारी कर ही देते हैं, अब इसमें कितना वर्क होता है ये देखने वाली बात होगी। जी तुलिका, अगर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चा जो है मासूम इतने घंटों से, लगभग 45 घंटे से ऊपर समय हो चुका है, तो इस बीच में बच्चे के खाने पीने के लिए ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, मैं आपको बता दूं 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कुछ 30 ऑक्सीजन सिलेंडर लग चुके हैं उसको ऑक्सीजन पहुंचाने तक के लिए। और उसने सुबह 2 केले और जूस भी पिए थे, और जूस के साथ ही उसे उसमें दवाइयाँ मिला के दी जा रही हैं, ताकि जो निमोनिया का क्योंकि वो पानी में है बोरवेल में, तो उसमें थोड़ा पानी भी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है वो लगातार पानी में बना हुआ है, तो उसकी वजह से उसे निमोनिया का जो है खतरा हो सकता है। उसके वजह से जो वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है, जो की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको कौन सी दवाइयों की जरूरत है उसका वो देखभाल कर रहे हैं, और उसे समय समय पर उसे दिया जा रहा है। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए तुलिका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो यहाँ पर 45 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है, जहां पर बोरवेल में फंसा बच्चा अपनी जिंदगी के लिए लगातार लड़ रहा है, और यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों की ही टीम लगातार बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रंजीत सारथी की पेंटिंग के मुरीद जेल के अंदर रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि जेल के बाहर की दुनिया के लोग भी कायल हैं। जशपुर जिले के रहने वाले रंजीत ने कुछ साल पहले पारिवारिक विवाद में अपने दादा की हत्या कर दी थी। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद 2019 में अंबिकापुर सेंट्रल जेल लाया गया था। जेल की दीवारों से लेकर कार्यालय तक रंजीत के हाथों से बनाई गई पेंटिंग लगाई गई है। रंजीत न केवल कागज के पोस्टर्स पर, बल्कि चिकने पत्थरों पर भी ब्रश और हाथों से रंग भरकर आकर्षक लुक देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से सुंदर कलाकृति और किस तरह से खूबसूरत पेंटिंग उकेरी जा रही है। यहाँ पर वास्तव में कलाकृति का एक बहुत ही दिलचस्प और देखने लायक नज़ारा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से कलाकार ब्रश के जरिए और कुछ रंगों के जरिए तस्वीर में जान फूंक रहे हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्रवण जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की गई है और किस तरह से ये पेंटिंग बनाई जाती है, कितना समय इसमें लगता है। श्रवण, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, यहाँ पर अगर बात करते तो जेल में किस तरह से सुंदर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी करते हैं और किस तरह से बनाई जाती है पेंटिंग?
देखिए, अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में कई तरह के जो कैदी रहते हैं जिनको सजा यात्रा मिल जाता है, उनको कई जगह सिखाए जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया है और तमाम तरह के जो चीज़ सिखाए जाते हैं। जो कैदी अगर जेल से बाहर निकले तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। और ऐसे ही एक जसपुर जिले का रहने वाला रंजीत है जो पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या के जुर्म में सजा यातना काट रहा है। और ये जो कैदी है वो इतना बेहतरीन और खूबसूरत पेंटिंग जो है वो बनाता है और इसके आकर्षक पेंटिंग इस तरह से बनाते हैं कि जो भी दीवारों पर या कहीं भी पेंटिंग में अगर बनाई जाती है तो उस पर जान आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से ये जो कैदी है वो बनाता है और खुद तो बनाता ही है बल्कि दूसरों कैदी को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वो अगर कोई भी अगर इससे सीखने के बाद अगर वो जेल से बाहर जाए और अपनी एक नया जिंदगी की शुरुआत करे तो ये जो पेंटिंग और जो पेंटिंग के अलावा जो सेंट्रल जेल में बहुत सारी चीज़ सिखाए जाते हैं। फोटो आपका पढ़ाई से लेकर के कुर्सी टेबल बनाना से लेकर के और कहीं चीज़ें चाहे महिला कैदी हो तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। जी श्रवण, यहाँ पर अगर हम बात करें रंजीत की, तो रंजीत क्या जेल में आने के बाद उसने पेंटिंग करना शुरू किया है या वो जेल में आने से पहले भी पेंटिंग बनाया करता था? देखिए, इस रंजीत की अगर बात करें तो वो शुरू से ही पेंटिंग बनाने का शौकीन था, लेकिन जैसे ही ये केंद्रीय जेल में पहुंचा और वहां पर और उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जिससे कि वो और सुंदर ढंग से पेंटिंग बना सके। और यही वजह है कि जो रंजीत है वो केंद्रीय जेल का प्रशिक्षण पा करके काफ़ी अच्छे सुंदर ढंग से पेंटिंग बना रहा है। और जो इसका जो पेंटिंग है उसको जो केंद्रीय जेल के अधीक्षक के और तमाम जो इसके सिस्टम के द्वारा इस तस्वीरों को बेचा जा रहा है और जो भी मुनाफा होता है उसमें आधा हिस्सा जो है वो उसके पीड़ित पक्ष को दिया जाता है और आधा जो पैसा है वो इनको मिलता है। चलिए श्रवण, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ पर रंजीत जो कैदी है, जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग न सिर्फ जेल के लोगों को बल्कि जेल से बाहर के लोगों को भी पेंटिंग का मुरीद कर रही है। यहाँ आने के बाद जेल में आज मेरे को एक अच्छा मौका मिला। जो और बड़े जेल में साहब सजा थे काट रहे कैदी और के इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग यहाँ पर एक आप कमान अपनी भी नहीं टीवी था स्क्रीन पेंटिंग पर का। देख पा रहे थे। और जब से आया तब से फिर बड़े साहब थे और इनके चलते आज अच्छा कमान भी मिला। और यहाँ पर अभी 10-15 लोगों को मैं कमान में भी उन लोगों को प्रशिक्षण दिला रहा हूँ। और यहाँ पर एक देवी देवताओं से लेकर सारी चीज़ों का चित्र बनाया जाता है और एक ये पोस्टर चित्र के अलावा और कई चीज़ भी बनाए जाते हैं। जेल में जो कैदी आते हैं उन लोगों का हम अध्ययन करते हैं कि वो किस कला से, किस शिक्षा से, किस प्रशिक्षण से जुड़े रहे हैं। जैसे गांव का कोई किसान आता है तो हम उसको खेतीबाड़ी का काम कराते हैं। पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति होता है तो उसको कंप्यूटर का काम कराते हैं। ऐसे ही कुछ कलाकार होते हैं जो कि मंच न मिलने की वजह से प्रसिद्धि नहीं पाते हैं, लेकिन जेल ऐसे कलाकारों के लिए अवसर देता है। तो रंजीत सारथी करके एक यहाँ पर कलाकार है और वो आया तो उसने कुछ पेंटिंग बनाई। देखिए, गौतम बुद्ध की जो पेंटिंग है वही बनाया था। तो मुझे ये लगा कि उसके अंदर एक कोई देवत्व है, उसको जगाने के लिए हमने कुछ कलर्स, कैनवास और सामान दिया। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत हुई 24 लाख की लूट का चंद घंटों में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। व्यापारी के साथ हुई लूट के 5 लुटेरों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि तिलहरी लूट कांड के बाद ये जबलपुर की दूसरी सबसे बड़ी लूट है, जिसमें पुलिस प्रशासन का पूरा अमला आरोपियों की घेराबंदी में जुटा रहा। दरअसल मदन महल अमनपुर निवासी व्यापारी राजकुमार तिवारी ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी बहन के यहां अमखेरा में खाना खाने जा रहा था। तभी स्कूटी में सवार 2 युवक बैग को झपटकर भाग गए। सभी डीआईजी और सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इतने कम समय में ये लूट का पर्दाफाश किया है। और साथ ही मेरे तरफ से एक टीम जो पूरा रात लगा हुआ था, कल सुबह से घटना का सूचना मिला तब से
लगातार अभी तक वो काम करते रह रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए मैंने 25,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया है। इनका रिमांड अभी 3 दिन के लिए हम लोग को प्राप्त हुआ है। इस 3 दिन का रिमांड में हम लोग पूछताछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ने पे और अगर कोई वारदातों में भी जोन के अन्य जिलों से भी हम लोग सूचित करेंगे। अगर वहाँ भी इन लोगों का कोई इस प्रकार का वारदात हुआ है तो वो भी सूचित करके फिर अगली कार्रवाई करेंगे। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद शरीक जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जबलपुर के जो है गोलपुर अंतर्गत 24 लाख की लूट हुई जिसको पुलिस ने खुलासा करते हुए सफलता हासिल की है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जहाँ पर जो है गोलपुर अंतर्गत अमथिया रोड पे जो है एक व्यापारी, मोबाइल व्यापारी, उसके साथ 24 लाख की लूट की गई थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया था कि व्यापारी जो था पैसा, मोबाइल शॉपों से पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। जो पैसा कलेक्ट करके बैग में रख के वो अपने बहन के घर खाना खाने की जा रहा है। उसी बीच गोलपुर थाने के थोड़ी ही दूरी पर अमखेड़ा रोड पे 2 बाइक सवार जो थे युवक थे, वो आए, उससे बैग झपटा मारकर उसका बैग लूट के ले गए थे। वहीं पर उसकी जो फरियादी था, उसकी शिकायत पर जो है पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी, जहां पर पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जहां पर 2 युवक जो थे एक्सिस गाड़ी में बैग लेते हुए जाते हुए दिखाई दी। वहीं पुलिस ने पूरी नाकाबंदी करते हुए जो 2 पुलिसकर्मी थे, लगातार जो लोकेशन के आधार पर जो थे आरोपी के पीछे लगातार करते जा रहे थे। वहीं पर पनागर, जबलपुर के आगे 15-20 किलोमीटर एक पनागर क्षेत्र है, वहां पर जो है पुलिस को उनको घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा गया, जहां से पकड़ने पर पूछताछ में उन्होंने साफ तौर पर लूट का खुलासा किया। वहीं उन्होंने बताया था जो 24 लाख में से जो 4 लाख रुपए थे, उन्होंने अन्य आरोपी जो उनके साथ में थे, जो इस पूरी वारदात में शामिल थे, उनको दिए गए थे। जो अन्य आरोपी जो साथ में थे, वो लोग जो थे गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर की ओर जा चुके थे, जहाँ पर पुलिस ने उनकी पर भी लगातार उनके पीछा करती हुई गई थी, जहाँ पर 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जो है उनकी पूछताछ की, जहाँ पूछताछ में साफ तौर पे ये तथ्य सामने आए थे कि जो आरोपी थे उनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा कर्ज होने के चक्कर में इन्होंने लूट को अंजाम दिया था, और कम समय पे अमीर बनने का जो ख्वाब देख रहे थे, वो उस चलते हुए इन्होंने पूरी लूट को जो अंजाम दिया था। जी शरीफ, अगर बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आए दिन हम सुनते हैं कि लगातार लूट की जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से जबलपुर शहर में आए दिन जो लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं न कहीं जो पुलिस जो है सतर्क भी नजर आ रही है, कहीं न कहीं जो आपराधिक मामले की जो रिकॉर्ड की जो आरोपियां हैं उन पर भी निगरानी जारी है, और पुलिस जो लगातार जो अपराधी जिन पर काफी लूट, डकैती, इन सब की जो आपराधिक दर्ज है उनको भी लगातार गिरफ्तार करते हुए इनके पर कहीं जिलावार कार्रवाई की जा रही है, NIT कार्रवाई की जा रही है। लगातार पुलिस भी जो है इस पूरे मामले को लेकर सतर्क में देखी जा रही है। जी चलिए शरीफ, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहाँ पर लगातार ये दूसरी लूट का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया है। यहाँ पर लगातार लूट की जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इंदौर में लगातार हो रहे सड़क हादसों की वजह से लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के सामने आया है, जिसमें बाइक से घर लौट रही 50 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजन ने बताया कि मृतका मंडलेश्वर जिला खरगोन की रहने वाली थी। वो अपने पति के साथ मंदिर में दर्शन कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बड़गोंदा के पास बाइक से अचानक गिर पड़ी थी। सर, नंदा भाई पति धन सिंह वर्मा नाम है, प्रॉपर मंडलेश्वर के रहने वाले हैं। छोरी जवाई और मम्मी तीनों बड़गुंडा गए थे मंदिर, बालाजी मंदिर। वहाँ से रिटर्न आते समय अचानक बाइक भी आराम से चला रहे थे धीरे धीरे, तो अचानक चक्कर आ गए कि कैसे गिरे, हवा के झोंके में गिर गए, तो अचानक ही गिर गए। ये 6 तारीख 6:20 6:30 के लगभग की बात है, सोमवार शाम की बात। ये बड़गुंडा व्हीकल एक्सीडेंट होने से उनका दामाद दारा सिंह इलाज हेतु 6/12 को गेटवेल हॉस्पिटल मऊ से रेफर होकर ANS हॉस्पिटल राव में इलाज हेतु भर्ती किया था, और आज दिनांक को दौरान इलाज सुबह 6:30 बजे नंदाबाई की मृत्यु हो गई। दुर्घटना ये बड़गुंदा क्षेत्र है सर, महू में बड़गुंदा थाना क्षेत्र की घटना है।
यहाँ से अपना गेटवेल हॉस्पिटल मऊ से रेफर होके ये राव आए थे एएन हॉस्पिटल। ये बाइक में बैठी थे सर, पीछे बाइक से गिरने से ये उपचार हेतु यहाँ लेके आए थे राव हॉस्पिटल, एएनएस हॉस्पिटल राव। वो तो वृद्ध है, 50 साल उम्र है उनकी। गोवा में जन जागृति समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर मंथन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में धार्मिक गुरु, पत्रकार और संपादक भी मौजूद रहेंगे। गोवा में अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है। भारत हिंदू राष्ट्र बने इस मांग को लेकर 2012 से शुरू हुआ ये जो अधिवेशन है, तो इस वर्ष ये 10वां अधिवेशन है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार, संपादक, इन सबका सहभाग है। आज जो पहला सत्र अधिवेशन का हुआ उसमें विशेष रूप से अधिवक्ताओं का सहभाग था। अधिवक्ताओं के अनुभव कथन थे और संवैधानिक मार्ग से भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए, धर्म पर जो आघात हो रहे हैं उसको संवैधानिक मार्ग से किस प्रकार से संघर्ष। जबलपुर के बरेला में नगर परिषद एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान बरेला पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार बरेला थाना अंतर्गत देवरी पटपरा में देसी एवं विदेशी 59 पाव शराब जब्त की गई है। जानकारी मिली है कि एक महिला देसी एवं विदेशी शराब अवैध रूप से बेच रही थी। कल मुझको सूचना प्राप्त हुई कि देवरी पटरा गांव में एक महिला शराब बेचने की नीयत से लिए हुए है, जिस पर दबिश दी गई। तो रश्मि बाई नामक महिला के पास से 59 अंग्रेजी और देसी शराब के पाव प्राप्त हुए, जिन्हें जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। पृथ्वीपुर के अंतर्गत राधा सागर तालाब में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में शव को तैरता देख आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। बता दें कि पुलिस की जांच में मृतक की पहचान नरेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो कि कृषि विभाग में पदस्थ थे और एक दिन पहले से गुमशुदा थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नर्मदापुरम जिले के केसला ग्राम में जन्मी किन्नर राधा, जो अब परिवार से अलग उसी गांव में अपना आशियाना बनाकर रह रही हैं, उन्होंने भी जनता के हक की लड़ाई में शामिल होने की जिद कर ली है। बता दें कि किन्नर राधा ने जब देखा कि सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण वंचित हैं, तो उनका हक दिलाने के उद्देश्य से किन्नर राधा ने केसला ग्राम के सरपंच का फॉर्म भर दिया। सुखद बात यह है कि केसला की परेशान जनता भी उसे सरपंच पद पर देखना चाहती है। हमको कचरा फेंकने की दिक्कत है और शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, शौचालय नहीं है। पानी की दिक्कत है, पानी हमको दूर से लाना पड़ता है और मकान की भी दिक्कत है। बारिश में पानी गिरता है तो मकान में अंदर पानी भरा जाता है। सड़क तो बाकी ठीक है, लेकिन बारिश में दिक्कत जाती है। सड़क है लेकिन पानी जो है सड़क का वो अंदर ही मकान में आ जाए। यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, यहाँ ना पानी भी नहीं है, यहाँ पर खुद का निजी पट्टे भी नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं मिला है। इस वजह से इन लोगों को सभी सोच के इस वजह से सरपंच का फॉर्म भरी हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गांव वालों में कितना उत्साह नजर आ रहा है।
सरपंच पद के लिए किन्नर ने फॉर्म भरा है, जिसको लेकर जनता पूरा समर्थन कर रही है किन्नर के लिए। तो सरपंच पद के लिए किन्नर ने भी फॉर्म भर दिया है और इस जंग में वो भी मैदान में आ गई हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे गांव वालों में कितना उत्साह नजर आ रहा है। जी सुन पा रहे हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में काफ़ी, केसला क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जो पहले सरपंच ग्रामीणों ने चुने थे उन्होंने किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ शौचालय नहीं है, आज भी हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं है, कोई भी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। जी अगर गजेंद्र यहाँ पर बात करते हैं तो किन्नर जो समाज होता है, ये समाज का एक ऐसा अंग होता है जिसको समाज के द्वारा लगातार नकारा जाता है, लेकिन यहाँ पर कितनी समस्याओं का सामना करने के बाद जो है वो इस मैदान में उतरी हैं। जी बिल्कुल, अभी जो प्रत्याशी है किन्नर है और किन्नर का कहना है, राधा किन्नर का कहना है कि इन ग्रामीणों की समस्या मेरी समस्या है, मैं इनके लिए आधी रात को भी खड़ी रहूंगी। जी अगर बात करते हैं राधा की, तो राधा कितनी उत्साहित नजर आ रही है गांव वालों की परेशानियों को, जैसा कि बताया जा रहा है कि गांव वालों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो सरपंच पद के लिए खड़ी होंगी। जी बिल्कुल, ग्रामीणों की समस्याओं को ही लेके ही उन्होंने सरपंची का फॉर्म भरा है, दावेदारी की है और उन्हें जनता का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जी गजेंद्र, कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है, इससे कहीं ना कहीं किन्नर समाज जो है उसका भी विकास होगा। तो यहाँ पर ग्रामीणों का क्या कहना है किन्नर राधा के लिए? ग्रामीणों ने भी बताया कि एक ये किन्नर समाज की एक अच्छी पहल है, समाज सेवा करने का उनका उद्देश्य अच्छा है, इसलिए हम इन्हें सरपंच के रूप में चुनना चाहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, किन्नर राधा को पूरा समर्थन यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए सिंगरौली, डिंडोरी और उमरिया में 3 आदर्श महाविद्यालय का निर्माण साल 2018-19 में करवाया था, जिसके बाद से डिंडोरी और उमरिया में निर्मित आदर्श महाविद्यालय संचालित हो गए। लेकिन सिंगरौली के रंपा में निर्मित कॉलेज आज भी प्रोफेसरों की कमी के चलते संचालित नहीं हो पा रहा है। शासन के द्वारा भले लाखों दावे किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखें तो आज भी कॉलेजों की पढ़ाई अतिथि विद्वान और विद्यालयों की शिक्षा अतिथि शिक्षकों के भरोसे अल्प वेतनमान पर चलाई जा रही है। वहीं नवनिर्मित कॉलेजों को आज भी नियमित प्रोफेसरों और शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले में बिजली स्टेशन माझा में आंधी से पेड़ गिर जाने से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है, जिसमें लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली न होने के कारण तहसील थाना, आटा चक्की, फोटोकॉपी, घरों में एसी, कूलर सभी प्रकार की समस्या हो रही है। हालांकि बिजली व्यवस्था सुधारने में बिजली कर्मचारी लगे हुए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।